गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 12वीं फिजिक्स में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के पहले प्रश्न पर। और वो पहला प्रश्न आता है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम। दो पार्ट में इस आंसर को अपन डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो क्या पृष्ठभूमि थी, फैराडे ने जब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम प्रतिपादित किया तो उसने क्या बैकग्राउंड देखा और क्या एक्सपेरिमेंट किए, और उस आधार पर जो दूसरा पार्ट अपन लेंगे वो क्या रूल्स या क्या लॉस उन्होंने प्रतिपादित किए ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यहाँ जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों, वो ये उन्होंने ये देखा कि जब ऑर्स्टेड ने ये प्रयोग किया कि जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस आधार पर बायोसेवर्ट ने ये बताया कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन फैक्ट्स पर डिपेंड करती है, और उस आधार पर बायोसेवर्ट ने एक उपयोगी नियम का प्रतिपादन किया। ठीक इसी तरह बच्चों जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन है उसकी भी एक बाकायदे पृष्ठभूमि है। फैराडे ने ये सोचा कि जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। परिवर्तनशील विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा क्या नहीं हो सकता कि अगर किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो उससे भी तो विद्युत धारा का संपर्क होना चाहिए, या विद्युत धारा बहनी चाहिए, या प्रेरण के कारण जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए। और बस इसी ने उनको एक रिजल्ट दे दिया, और उसी को हम पढ़ते हैं फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम। आइए पृष्ठभूमि में जो उनको लगा, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट पर बात करते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट आप अगर ध्यान से देखें तो मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूं कि एक्सपेरिमेंट देखते देखते आपको ये नियम बिल्कुल याद हो जाएंगे। उन्होंने किया क्या? उन्होंने ये किया अपने प्रयोग में कि एक उन्होंने कॉइल ले ली। ये फिगर आपका कॉइल का है, कॉइल आप समझ रहे हैं, ये एक कॉपर की वायर है और इसके कई जो टर्न्स हैं हमने उसको नंबर ऑफ टर्न्स जो है हमने यहां n मान लिया है। ये आपको एक नया संगीत बैकग्राउंड में मिल रहा है फैराडे के नियम के साथ है। इसको भी आपको याद रखना है कि कैसे फैराडे का नियम जो है गाना गाते समय याद हो जाता है। देखिए, तो हमने यहाँ एक कॉइल ली है, ये एक कॉइल है कॉपर की, नंबर ऑफ टर्न्स इसके आपने n मान लिया है। जो फैराडे ने किया, उन्होंने इस कॉइल के दोनों जो टर्मिनल्स उनका कनेक्शन कर दिया गैल्वेनोमीटर से। ठीक, गैल्वेनोमीटर हम पढ़ चुके हैं लास्ट यूनिट में। और गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी क्लोज सर्किट में डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट एक्सप्रेस करता है। तो इस तरह से ये गैल्वेनोमीटर का फ्लोइंग करंट है। इसको अगर हम ये कहें कि जीरो है तो जीरो से लेफ्ट हैंड साइड की ओर इसका जो एरो ये सिग्नल कर रहा है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है इस एक्सपेरिमेंट का, वो ये है कि एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट का n पोल जो है उस कॉइल के रिस्पेक्ट जो है डिस्प्लेस होता है। और इसमें ये दिखाया गया है कि n पोल जो है उस कॉइल के नजदीक आता है, समीप आता है। दूसरे पार्ट में ये दिखाया गया है जो ठीक वही कॉइल है और ठीक वही गैल्वेनोमीटर है, और इसमें ये दिखाया गया है कि इसका जो s पोल है, मैग्नेट का s पोल है, वो कॉइल के नजदीक आता है। मतलब इसको अगर हम समन्वित रूप में समझने का प्रयास करें तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि एक चुंबक का n ध्रुव बंद परिपथ वाली कुंडली के सापेक्ष गति करता है, और दूसरे पार्ट में जो चुंबक का s पोल है उस बंद परिपथ वाली कुंडली के सापेक्ष गति करता है। तो इसमें होता क्या है? वास्तव में होता ये है कि ये कुंडली जो बंद परिपथ में है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किए हुए हैं, तो जब एक
दंड चुंबक का N पोल इस कुंडली के पास आता है तो उसका अर्थ होता है कि उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जब इस कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो रिजल्ट या आउटपुट हमको किस रूप में मिलता है, गैल्वेनोमीटर में एक निश्चित डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, डिफ्लेक्शन मिलता है, विक्षेप मिलता है। अब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्यों मिलने लगा भाई, क्योंकि उसमें एक फोर्स एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के रूप में ये क्रिएट हो जाता है जो उस गैल्वेनोमीटर की जो निडल है उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, यानी उसमें करंट फ्लो होने लगती है कुंडली में। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब आप इसको ये कह सकते हैं कि जब हम एक कुंडली को गैल्वेनोमीटर में जोड़ के और एक दंड चुंबक का N ध्रुव उसके समीप लाते हैं तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इस कारण से कुंडली के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है या उसमें प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। अब दूसरा स्टेज का देख लीजिए। यदि मान लीजिए ये स्टेबल हो जाए, इसको आप स्थिर कर दीजिए, इस चुंबक को कुंडली के सापेक्ष स्थिर कर दीजिए तो इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो हो जाता है। ये प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट इन्होंने देखा, किन्ने, फैराडे ने। मतलब जब एक बंद परिपथ में कुंडली के सापेक्ष चुंबक का गतिमान होना स्थिर होने में परिवर्तित हो जाता है, यानी इस कुंडली के सापेक्ष जो चुंबक का N ध्रुव है वो रेस्ट स्टेट में हो जाता है, तब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, मतलब इस कुंडली में कोई विद्युत धारा नहीं होती। तीसरी चीज इसी का देख लीजिए, जब इसकी दिशा हम बदल देते हैं, इसकी दिशा कैसे बदल देते हैं, इसकी दिशा ऐसे बदल देते हैं, मतलब जब कुंडली के सापेक्ष N ध्रुव नजदीक आने के बजाय दूर जाने लगता है तब भी क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, लेकिन इस डिफ्लेक्शन की दिशा नहीं बदलती। यहां आपको यह ध्यान रखना है। मतलब जब हम किसी कुंडली के सापेक्ष N ध्रुव को समीप या दूर ले जाते हैं तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण गैल्वेनोमीटर में एक निश्चित दिशा में, यहां आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, वामावर्त जो है विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है। यदि हम कुंडली के सापेक्ष चुंबक के N ध्रुव को विस्थापित नहीं करते, उसको गतिशील नहीं करते हैं, वो स्थिर रहता है चुंबक, तब चूंकि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उस कुंडली में कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता, अर्थात कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसको दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। यहाँ एक दिशा की बात हुई, दूसरा ठीक इसी प्रकार जैसे N ध्रुव को कुंडली के सापेक्ष आप विस्थापित करते हैं, यानी नजदीक लाते हैं या दूर ले जाते हैं, तब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है। S ध्रुव को भी करके देखा उन्होंने ये देखा कि जिस प्रकार कुंडली के सापेक्ष N ध्रुव के विस्थापन का परिणाम जो होता था गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न करता था, ठीक उसी प्रकार कुंडली बंद परिपथ में है, गैल्वेनोमीटर से जुड़ी हुई है, तो जब कुंडली के सापेक्ष दंड चुंबक का S ध्रुव नजदीक लाते हैं या दूर ले जाते हैं, तब भी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स चूंकि परिवर्तित होता है, इस कारण से गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। फिर यहां मैं कहूंगा कि यहां जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वो लेफ्ट था, यहां क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। मतलब N ध्रुव के कारण अगर वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो S ध्रुव के विस्थापन के कारण जो विक्षेप है गैल्वेनोमीटर में वो क्या होता है, राइट हैंड साइड में हो जाता है। इसमें भी आपको ये दूसरा जो स्टेप है, मतलब जब हम इस दंड चुंबक को कुंडली के सापेक्ष स्टेबल कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं, तब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात जब हम कुंडली के सापेक्ष दंड चुंबक को आगे ले जाते हैं या पीछे ले जाते हैं, अर्थात कुंडली के सापेक्ष वो गतिमान होता है, तब अर्थ क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स जो कुंडली से संबद्ध होता है वो बदलता है और इस कारण से उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है।
यानी इसको अन्य तरीके से क्या कहें कि यदि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता है तब कुंडली में कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। तो इस तरह से ये जब एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने फैराडे ने, अब आप देखिए एक्सपेरिमेंट को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फैराडे ने ये देखा कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली से संबद्ध हो जाता है विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल संबद्ध हो जाता है और उस कुंडली में विद्युत धारा बहने लगती है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि कितनी विद्युत धारा बहती है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में दो नियमों का प्रतिपादन किया। उन्हीं को बच्चों कहते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। ये नियम क्यों जरूरी हैं? जब अपन ये दोनों नियम पढ़ेंगे, याद करेंगे, तब आपको लगेगा कि अच्छा यही बेस है। इस कारण से इन प्रैक्टिकल्स को वीडियो में देखना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आप पहले नियम की बात करिए तो अगर हम ये कहें कि जब हम किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं उसके लिए आप करते क्या हैं? उसके लिए आप करते ये हैं कि इस चुंबक को आगे पीछे इस तरह से खिसकाते हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कि एन पोल एस पोल, अब आपको चूंकि इसका रिजल्ट मालूम हो गया है तो इसको कहते क्या है कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल संबद्ध हो जाता है और उस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यहाँ ये चीज जो दूसरा स्टेप था ये भी नियम में कहना जरूरी है कि विद्युत वाहक बल का अस्तित्व उसी समय तक रहता है जब कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। आप यहाँ ये देख रहे थे कि जब हम इस कुंडली के सापेक्ष इस चुंबक को आगे पीछे खिसकाते थे तभी ये गैल्वेनोमीटर का डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन दिखता था, अदरवाइज ये क्या होता था अपने जीरो पॉइंट पर टिक जाता था, है ना। तो यहाँ आपको ये बताना जरूरी है प्रथम नियम में। अब देखिए प्रथम नियम की परिभाषा क्या बन गई? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम। इसमें अपन क्या कहेंगे कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और उस कुंडली में विद्युत धारा बहने लगती है। दूसरा स्टेप भी जरूर कहिएगा, विद्युत वाहक बल का अस्तित्व उसी समय तक रहता है जब तक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। तो पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि भाई आपने जो परिवर्तन किया चुंबकीय फ्लक्स में एक निश्चित टाइम में इतना परिवर्तन किया तो उस कुंडली से संबद्ध जो विद्युत वाहक बल है वो कितना हुआ, ये भी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, उसको आप बता दीजिए। तो ये काम उन्होंने जो किया उन्होंने दूसरे नियम के रूप में किया। उन्होंने ये कहा कि मान लेते हैं कि एक कुंडली का जो पहले से चुंबकीय फ्लक्स है वो ∅1 है। जब आपने इस चुंबक को आगे पीछे किया तो उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान इस डेल्टी समय अंतराल में बदल करके क्या हो जाता है? ∅2 हो जाता है। मतलब उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो ∅1 से ∅2 हुआ उसका डिफरेंस अपन क्या कह सकते हैं? ∅2 माइनस ∅1। अब इसमें कितना टाइम आपने लिया है? आपने टाइम लिया है डेल्टी का। तो उससे इस परिवर्तन में इस समय में डेल्टी समय अंतराल में जो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आपने ई लिया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसलिए इसको ई से एक्सप्रेस करते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि जितना आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं उतना ही विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो इसको उन्होंने दूसरे नियम के रूप में कहा। उन्होंने ये बताया कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर संबद्ध विद्युत वाहक बल का मान उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये परिवर्तन की दर यानी रेट, और रेट मींस इन यूनिट टाइम, मतलब चेंज इन यूनिट टाइम। तो आपने डेल्टी का यहाँ पर भाग दे दिया, मतलब उसको मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ∅2 माइनस ∅1 अपॉन डेल्टी। मतलब परिभाषा आप क्या कहेंगे कि फैराडे के
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी दूसरे नियम के अनुसार किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर कुंडली से संबद्ध विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो इसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिख लिए, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi 2 - phi 1 अपॉन del t। अब और थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये परंपरा है, इसको अपन पढ़ चुके हैं, काफी अच्छे से जानते हैं क्या कि जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले लेते हैं, तो यहां से आ जाता है E इज इक्वल टू माइनस के इंटू डेल फाई अपॉन डेल टी, या E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डेल टी डी टी, जबकि K जो है वो क्या वैल्यू रखता है 1। यहाँ K को अनुपातिक नियतांक कहते हैं, और सभी नियमों की भांति इसमें भी लिख देते हैं कि K एक अनुपातिक नियतांक है, इसका मान मापन की पद्धति और उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। SI यूनिट में ये K इज इक्वल टू 1 ले लिया जाता है, तो आपको E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन dt आ जाता है। यहाँ फिर आप देखिए ये माइनस सिग्नल क्या एक्सप्रेस करता है, ये आपको बताना चाहिए। जब आप नियम लिखे ना, तो आपको ये बताना चाहिए कि ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के विपरीत होती है, या विद्युत वाहक बल उसके विपरीत दिशा में प्रेरित होता है जिस दिशा में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये होता है आपका फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों का परिभाषित और गणितीय स्वरूप। तो इस तरह से ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण में अक्सर पूछा जाता है, इस लिहाज से आपको इसका प्रैक्टिकल क्या किया उन्होंने बिल्कुल समझ लेना चाहिए ये वीडियो बार बार देख करके, और ये दोनों नियम आसानी से आपको याद हो जाएंगे। धन्यवाद।